Good evening, all of you. Please come to page 16.1, where we start with TDS TCS revision today. See, as you know, TDS वो person काटता है जो पेमेंट करता है. But the first thing is to remember to understand, जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पेमेंट करते हैं, रिजर्व बैंक म्यूचुअल फंड को पेमेंट करते हैं, जब आप गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड को पेमेंट करते हैं, एनपीएस को पेमेंट करते हैं, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन जिनका इनकम एग्जेम्प्ट है उनको पेमेंट करते हैं, तो आप टीडीएस नहीं काटते हैं. हाँ, वी नो टीडीएस वो आदमी पेमेंट करता है, टीडीएस वो आदमी काटता है जो पेमेंट करता है. बट कुछ केसेस में हम लोग टीडीएस नहीं काटते हैं. पहला, जब आप गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं. दूसरा, एनपीएस, म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन जिसका इनकम एग्जेम्प्ट है, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. As we start with detailed revision of this chapter of TDS, the first thing to understand now is item wise TDS कैसे काटा जाता है. सबसे पहले सैलरीज में TDS काटा जाता है टैक्स लाइबिलिटी बाय 12. घर में आप लोग जो बैकअप कर रहे हैं, whenever required you pause the class, whenever you require you pause the class to learn it. सैलरीज में TDS काटा जाता है एज टैक्स लाइबिलिटी बाय 12. साल के बिगनिंग में एम्प्लॉयर क्या करता है, अपने एम्प्लॉइज को बोलता है, आपका सैलरी इनकम तो पता है, बाकी इनकम का आप डिटेल्स थोड़ा सा मेरे को दे दीजिए. आपका सैलरी इनकम मेरे को पता है, बाकी इनकम का डिटेल्स आप मेरे को दे दीजिए. तो एम्प्लॉय ने क्या किया, एम्प्लॉयर को बोला, सर ये मेरा हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, ये मेरा अदर सोर्सेज है, ये मेरा चैप्टर 6 से है. एंड नॉट ओनली दिस, एम्प्लॉय को अब ये भी बताना है कि वो ओल्ड रेजाइम में जा रहा है कि न्यू रेजाइम में. कुछ नहीं बोलने से एम्प्लॉयर में प्रिज्यूम दैट यू आर गोइंग फॉर ओल्ड रेजाइम. सो एम्प्लॉयर क्या करेगा, हर एम्प्लॉय का टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करेगा. एम्प्लॉयर हर एम्प्लॉय का टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करेगा. उसने देखा एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का टैक्स लाइबिलिटी 24,000 आ रहा है. सैलरी इनकम उसको पता था, एग्जेम्पशंस के लिए उसने प्रमाण ले लिए, हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्सेस का डिटेल्स ले लिया, और उसने एक एक एम्प्लॉय का टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट किया. एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का टैक्स लाइबिलिटी आया 24,000. अब वो टीडीएस काटेगा 2,000 पर मंथ. तो वही मैं बोल रहा हूं, सैलरी में टीडीएस काटा जाता है एज टैक्स लाइबिलिटी बाय 12. हम लोग इनकम सारा कंसिडर करते हैं, लेकिन लॉसेस केवल एचपी का. हम लोग इनकम सारा कंसिडर करते हैं सैलरीज में, लेकिन लॉसेस केवल एचपी का. आर यू ओके विद दिस? दूसरा बात, सैलरीज में हम लोग टीडीएस काटते हैं एट द टाइम ऑफ पेमेंट. एक बार पेपर में आपके क्वेश्चन आया कि कंपनी ने डायरेक्टर को रेम्युनरेशन दिया है या कोई दूसरे एम्प्लॉय को सैलरी दिया है, ये क्रेडिट हो गया, बुक्स में रिकॉर्ड हो गया मार्च में, लेकिन एक्चुअल पेमेंट हुआ अप्रैल में. तो आप टीडीएस कब काटोगे? अप्रैल. क्योंकि सैलरीज में टीडीएस काटा जाता है टैक्स लाइबिलिटी बाय 12. क्या हो रहा है फिर से बताइए? बोले सर हम लोगों को 100% क्लैरिटी है, सैलरी में टैक्स टीडीएस काटा जा रहा है टैक्स लाइबिलिटी बाय 12 at the time of payment. At the time of payment. हम इनकम सारा कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन लॉसेस केवल हाउस प्रॉपर्टी का. दूसरा बात, आप अपने एम्प्लॉय से एविडेंस जरूर मांगिएगा अगर वो एग्जेम्पशन या कोई बेनिफिट्स लेना चाहता है तो. मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं, जस्ट 1 मिनट लग रहा है, इसको लर्न करिए. हम लोग का टास्क यही रहेगा, क्लास में ही लर्न हो जाए आप लोग को.
ओके, शुड वी प्रोसीड अहेड? मान लीजिए आप दो एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हैं, तो कौन सा एम्प्लॉयर टीडीएस काटेगा? अगर आप दो एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हैं तो कौन सा एम्प्लॉयर टीडीएस काटेगा? साइमल्टेनियसली अगर आप काम करते हैं तो यू कैन टेल एनी वन ऑफ द एम्प्लॉयर टू डिडक्ट टीडीएस. सपोज एम्प्लॉयर 2 को आपने कहा सर आप मेरा टीडीएस काट लो, तो एम्प्लॉयर 2 टीडीएस काटेगा, बट ही विल ऑल्सो कंसिडर सैलरी पेड बाय एम्प्लॉय 1 इन अराइविंग एट द टैक्स लायबिलिटी. दो एम्प्लॉयर के पास आप काम कर रहे हैं तो कोई भी एक एम्प्लॉयर टीडीएस काट लेगा ऑफ योर चॉइस. आपने एम्प्लॉयर 2 को बोला सर आप मेरा टीडीएस काट लीजिए, तो सेकंड एम्प्लॉयर टीडीएस काटेगा, लेकिन टैक्स लायबिलिटी के कैलकुलेशन के दौरान फर्स्ट एम्प्लॉयर जितना सैलरी दे रहा है वो उसको भी कंसिडर करेगा. साल के बीच में अगर आप जॉब चेंज करते हैं तो डेफिनेटली एम्प्लॉयर 2 को तो टीडीएस काटना ही पड़ेगा, बट ही विल कंसिडर एम्प्लॉयर का 1 का सैलरी, और एम्प्लॉयर 1 ने ऑलरेडी टीडीएस कितना काट लिया है. आर यू ओके विद दिस? एलिजिबल स्टार्टअप के केसेस में हम लोग अब ईसॉप में टैक्स लायबिलिटी टीडीएस जो है उसको डेफर कर सकते हैं. ईसॉप में परक्विजिट अराइज हो जाता है इमीडिएटली व्हेन शेयर्स आर इशूड. ईसॉप में परक्विजिट अराइज हो जाता है इमीडिएटली व्हेन शेयर्स आर इशूड. लेकिन एलिजिबल स्टार्टअप के केस में, आई रिपीट, एलिजिबल स्टार्टअप के केस में एम्प्लॉइज जो है अब वो टीडीएस डेफर कर सकते हैं. सर हाउ वुड दे डेफर? इनका टीडीएस होगा अब अर्लीएस्ट ऑफ द फॉलोइंग: असेसमेंट ईयर से 4 साल, जब ये ईसॉप का शेयर सेल करते हैं, या जब नौकरी छोड़ते हैं, विच एवर इज अर्लीएस्ट. विच एवर इज अर्लीएस्ट. नॉर्मली ईसॉप का परक्विजिट पर उसी दिन टैक्स लग जाएगा जिस दिन शेयर्स अलॉट होता है, लेकिन एलिजिबल स्टार्टअप के केस में आपके पास ऑप्शन है टैक्स लायबिलिटी को डेफर करने का. सर टैक्स लायबिलिटी हम लोग डेफर कब तक कर सकते हैं? आप डेफर कर सकते हैं इस असेसमेंट ईयर से 4 साल, जब शेयर्स बेचा या फिर जब नौकरी छोड़ा, विच एवर इज अर्लीएस्ट. कैन वी प्रोसीड? हम लोग टीडीएस कब नहीं काट रहे हैं? जब गवर्नमेंट को पेमेंट हो रहा है, रिजर्व बैंक को पेमेंट हो रहा है, म्यूचुअल फंड को पेमेंट हो रहा है, एनपीएस को हो रहा है. इन सब केसेस में आप टीडीएस नहीं काटेंगे. टैक्स लायबिलिटी बाय 12, इनकम सारा, लॉसेज एचपी का. एविडेंस ले लीजिएगा. कौन सा एम्प्लॉयर टीडीएस काटेगा? सर जो हमारे चॉइस का है. ईसॉप में अगर हम स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, ओनली देन, एलिजिबल स्टार्टअप में काम कर रहे हैं तभी टैक्स डेफर हो सकता है, नॉट अदरवाइज. प्रोविडेंट फंड में, मैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का बात कर रहा हूं. प्रोविडेंट फंड में जब लास्ट में रुपया विड्रॉ करते हैं तो वो एग्जेम्प्ट है कि टैक्सेबल? दैट्स माय क्वेश्चन. सपोज आपने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से रुपया विड्रॉ किया, सो माय क्वेश्चन इज, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से हम लोग जो रुपया विड्रॉ करते हैं वो एग्जेम्प्ट है कि टैक्सेबल? नाउ द आंसर इज, प्रोविडेंट फंड से जब आप रुपया विड्रॉ करते हैं वो एग्जेम्प्ट भी हो सकता है, टैक्सेबल भी. अगर आपने रुपया 5 साल के पहले विड्रॉ किया है तब वो टैक्सेबल है. 5 साल के पहले रुपया विड्रॉ किया है तब पीएफ का रुपया टैक्सेबल है. 5 साल के बाद विड्रॉ किया है तब वो एग्जेम्प्ट है. ठीक है? 5 साल के पहले विड्रॉ करने से पीएफ का रुपया तभी एग्जेम्प्ट होगा जब रीजंस बियॉन्ड कंट्रोल होगा. जब रीजंस बियॉन्ड कंट्रोल होगा. पीएफ का रुपया कब टैक्सेबल है, कब एग्जेम्प्ट है, वी विश टू नो. एक बार इसको रीड करिए.
प्रोविडेंट फंड का रुपया एग्जेम्प्ट है कि टैक्सेबल है? 5 साल के बाद विड्रॉ करने से एग्जेम्प्ट है, 5 साल के पहले विड्रॉ करने से जनरली टैक्सेबल है। क्या 5 साल के पहले विड्रॉ करने से एग्जेम्प्ट हो सकता है? हाँ, हो सकता है, अगर रीजंस बियॉन्ड कंट्रोल है या आप जॉब चेंज करते हो ना, तो रुपया हाथ में मत लो। तो जो 3 साल बाद आपने जॉब चेंज कर लिया, रुपया हाथ में ले लोगे तो टैक्सेबल होगा। रुपया ट्रांसफर करवा दो नए एम्प्लॉयर के पीएफ में, देन इट वुड बी एग्जेम्प्ट। आर वी ओके विद दिस? सी द पॉइंट इज, पीएफ का रुपया अगर टैक्सेबल है, मैं रिपीट करता हूं, पीएफ का रुपया अगर टैक्सेबल है और 50,000 रुपया या उससे ज्यादा है, पीएफ का रुपया अगर टैक्सेबल है प्लस 50,000 रुपया या उससे ज्यादा है, तब टीडीएस काटा जाएगा। कितना टीडीएस काटोगे? 10%। लेकिन एम्प्लॉय अपना पैन फर्निश नहीं करेगा तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट 42.74। रिकॉल करवा देता हूं, हाउ डिड वी अराइव एट 42.74? दैट्स द टैक्स रेट ऑफ 30% प्लस सरचार्ज जो हाईएस्ट है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट वुड बी हाईएस्ट पॉसिबल रेट। तो हाईएस्ट पॉसिबल रेट क्या? 30% इनकम टैक्स प्लस 37% सरचार्ज प्लस 4% एचईसी। आर यू ओके विद दिस? मैं आगे बढ़ना पसंद कर रहा हूं। आई एम जस्ट टेलिंग यू, लर्न करते करते चल रहे मेरे साथ। टैक्स लायबिलिटी बाय 12, इनकम सारा, लॉसेस एचपी का। 2 एम्प्लॉयर है तो ऑफ योर चॉइस कैन डिडक्ट टीडीएस, एविडेंस लेना जरूरी है। ईसॉप में एलिजिबल स्टार्टअप में टैक्स टीडीएस डेफर हो सकता है। यू नो समथिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, पीएफ का रुपया अगर टैक्सेबल है और 50,000 रुपया या उससे ज्यादा है तो 10% टीडीएस है। पैन नहीं फर्निश करने पे 42.74। सर पीएफ का रुपया टैक्सेबल कब, एग्जेम्प्ट कब है? डियर, एग्जेम्प्ट है अगर पीएफ का रुपया हम लोग 5 साल बाद विड्रॉ करते हैं। 5 साल पहले विड्रॉ किया तो, 5 साल पहले विड्रॉ किया तो जनरली टैक्सेबल। जनरली टैक्सेबल, या तो जॉब चेंज के समय शिफ्ट करवा लो या रीजंस बियॉन्ड कंट्रोल हो, तब एग्जेम्पशन है। डिविडेंड अगर आप नॉन इंडिविजुअल शेयर होल्डर को देते हो तो हमेशा 10% टीडीएस है। डिविडेंड अगर आप नॉन इंडिविजुअल शेयर होल्डर को देते हो तो हमेशा 10% टीडीएस है। इंडिविजुअल शेयर होल्डर को देते हो, इंडिविजुअल शेयर होल्डर को देते हो अकाउंट पे ही चेक ऑनलाइन मोड से, तब 5,000 रुपया तक भी टीडीएस नहीं है, उसके बाद 10% है। कैश में अगर आप डिविडेंड देते हो तो ऑलवेज 10% है, इसमें फिर 5,000 का लिमिट नहीं है। डिविडेंड में टीडीएस कब है? नॉन इंडिविजुअल शेयर होल्डर के केस में हमेशा, रेस्ट ऑफ द केसेस में, इंडिविजुअल शेयर होल्डर के केसेस में अकाउंट पे ही चेक से दोगे तो 5,000 तक टीडीएस नहीं, उसके बाद है। कैश में दोगे तो हमेशा 10% टीडीएस है। जहां जहां दरकार पड़े, ऐसे मैं बीच बीच में समय दूंगा, मैं सबको बोल रहा हूं, लेकिन जहां जहां आपको दरकार पड़े आप क्लासेस पॉज करके पहले से भी लर्निंग कर सकते हैं। मैं अभी 2-3 टॉपिक पढ़ाकर फिर रिवीजन के लिए टाइम दे रहा हूं। इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, जिसका मतलब है 194A। 194A इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज को कवर नहीं करता है। When I say 194A इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज को कवर नहीं करता है, इसका मतलब इस सेक्शन में बॉन्ड्स और डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है उस पे टीडीएस नहीं है। इस सेक्शन में बॉन्ड्स और डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है उस पे टीडीएस नहीं है। बॉन्ड्स डिबेंचर को छोड़कर जो बाकी इंटरेस्ट है उसी पर टीडीएस है। बैंक्स के लिए 40,000 का लिमिट है, सीनियर सिटीजन में 50,000 का। बैंक्स के लिए 40,000 का लिमिट है, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 का। हम लोग एक दूसरे को पेमेंट करें तो 5,000 का लिमिट है। आर यू ओके विद दिस? 194A covers interest other than interest on securities.
यानी ये बॉन्ड्स और डिवेंचर के इंटरेस्ट को कवर नहीं करता है, बाकी इंटरेस्ट को कवर करता है। बैंक्स के केस में 40,000 का लिमिट है, सीनियर सिटीजन को देंगे तो 50,000। एनी अदर केस, यानी अगर हम लोग एक दूसरे को दे रहे हैं, तो 5,000 का लिमिट है। आर वी ओके विद दिस? Are we okay with this? Now the point is, this is so very significant, I'm telling you. बैंक्स के लिए जो 40,000 50,000 का लिमिट है, ये पर ब्रांच है कि पर बैंक है? मतलब मान लीजिए आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक ब्रांच में 25,000 इंटरेस्ट कमाया, दूसरे बैंक में 35,000 का इंटरेस्ट कमाया, तो एसबीआई क्या करेगा? दोनों ब्रांच का अलग अलग लिमिट देखेगा 40, कि दोनों ब्रांच का मिलाकर? वन विल हैव टू चेक। अगर बैंक में सीबीएस सिस्टम है, सीबीएस में क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम या कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, इसमें सारे ब्रांचेस नेट के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। एक ब्रांच का ऑफिसर दूसरा ब्रांच क्या कर रहा है देख सकता है, एक ब्रांच का ऑफिसर दूसरा ब्रांच क्या कर रहा है वो देख सकता है। सीबीएस सिस्टम में हम सारे ब्रांचेस को जोड़ देते हैं, टोटल लिमिट चेक करते हैं 40 क्रॉस कर रहा है कि नहीं। लेकिन नॉन सीबीएस में आई विल नेवर कम टू नो अदर ब्रांच व्हाट दे आर डूइंग। अदर ब्रांच क्या कर रहा है, नॉन सीबीएस में आई विल नॉट कम टू नो। तो नॉन सीबीएस में द लिमिट वुड बी फॉर द ईच ब्रांच। क्या हो रहा है फिर से बताइए? पीएफ का रुपया अगर टैक्सेबल है और 50,000 रुपया से ज्यादा है तो 10% टीडीएस है। आर यू ओके विद दिस? डिविडेंड कंपनी वगैरह को दे रहे हो तो हमेशा 10% टीडीएस है। इंडिविजुअल शेयर होल्डर को दे रहे हो तो 5,000 क्रॉस करने पर 10% है। ऑफ कोर्स यू हैव टू पे बाय अकाउंट पे चेक। बैंक अगर इंटरेस्ट देता है तो 40 या 50 का लिमिट है, हम लोग एक दूसरे को देते हैं तो 5,000 का लिमिट है। हैविंग सेड दिस, बैंक क्या करते हैं, सारे ब्रांचेस के इंटरेस्ट को जोड़कर देखते हैं लिमिट क्रॉस कर रहा है कि नहीं। सारे ब्रांचेस को जोड़कर देखते हैं लिमिट क्रॉस कर रहा है कि नहीं। आर यू ओके विद दिस? इफ दे आर हैविंग सीबीएस, तो सीबीएस में क्या, कहीं 35 दे रहे हैं कहीं 25 दे रहे हैं, जोड़कर 10% टीडीएस काट लो। नॉन सीबीएस में इट वुड बी पर ब्रांच 40,000 का लिमिट सेपरेटली। आर यू ओके? इसको चेक करके टीडीएस कब नहीं चेक वो कटता है तो आप चेक करिएगा। पार्टनरशिप फर्म अगर पार्टनर को दे रहा है नो टीडीएस, हम अगर बैंक को देते हैं तो भी टीडीएस नहीं काटेंगे। हम अगर बैंक्स को पेमेंट करते हैं तो भी टीडीएस नहीं काटेंगे। बैंक हमको दे रहा है तब तो काटेगा ही, लेकिन हम बैंक को देंगे लोन पर ईएमआई वगैरह तो टीडीएस नहीं है। फर्म पार्टनर को दे रहा है, हम बैंक को दे रहे हैं, नो टीडीएस। बैंक एफडी के इंटरेस्ट पर, रिकरिंग डिपॉजिट के इंटरेस्ट पर टीडीएस काटेगा, सेविंग्स बैंक के इंटरेस्ट पर टीडीएस नहीं काटेगा। पुट को एक गवर्नमेंट कंपनी है या सिमिलरली जीरो कूपन बॉन्ड्स पे पेमेंट हो रहा है, ये सब में टीडीएस नहीं है, इसको आप चेक कर लेंगे। लेकिन टीडीएस कब नहीं है? फर्म पार्टनर को दे रहा है, हम बैंक को दे रहे हैं, और बैंक एफडी और रिकरिंग पे तो काटेगा लेकिन सेविंग्स पर नहीं काटेगा। वुड यू जस्ट टेल मी व्हाट्स हैपनिंग?
बोले सर पीएफ में 50,000 रुपया और टैक्सेबल होने पे 10% टीडीएस है, otherwise maximum marginal rate is there if PAN is not furnished. Dividend always 10% TDS for non-individual, for individual अकाउंट पे ही चेक से देने से 5,000 तक नहीं है, उसके ऊपर है. विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, गेम ऑफ एनी सॉर्ट. गेम ऑफ एनी सॉर्ट का मतलब है टीवी गेम शोज. गेम ऑफ एनी सॉर्ट का मतलब है टीवी गेम शोज. जैसे केबीसी वगैरह सब इसी में कवर्ड है. केबीसी वगैरह सब इसी में कवर्ड है. लॉटरी वगैरह में 10,000 क्रॉस करने पर 30% टीडीएस है. आई ओके विद दिस? लॉटरी वगैरह में 10,000 क्रॉस करने पर 30% टीडीएस है. सपोज लॉटरीज इन काइंड है, क्या होगा? लॉटरी इन काइंड है तो सामने वाला रुपया जमा करेगा, फिर हम विनिंग रिलीज करेंगे. सपोज ही हैज वन अ कार ऑफ 10 लाख रुपीज, तो 3 लाख रुपया उसको टैक्स डिपॉजिट करना है, फिर हम कार रिलीज करेंगे. या फिर वो हमको देगा 3 लाख रुपया, हम गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करेंगे, उसके बाद विनिंग रिलीज हो सकता है. विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस में भी 10,000 क्रॉस करने पर 30% टीडीएस है. आई बिलीव यू रिमेंबर दिस. लॉटरी और हॉर्स रेस में 10,000 क्रॉस करने पर 30% टीडीएस है. पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर, हमेशा ध्यान रखिएगा यहां पर कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स कवर्ड हैं. मैंने शॉर्ट में बताया था ABC. A फॉर एडवर्टीजमेंट, B फॉर ब्रॉडकास्टिंग, C फॉर केटरिंग एंड कैरेज. बट they are saying works contract includes. When I say works contract includes, तो ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है. इसमें और भी आइटम आ सकते हैं, लाइक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, सिक्योरिटी सर्विसेज, कीपिंग गुड्स इन कोल्ड स्टोरेज रूम. ध्यान रखिएगा ये सब आ सकता है इसमें. You may or may not note examples, that's your choice, but keep in mind construction contract, cold storage room, security services are some examples जो इस कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है. बिकॉज व्हेन वी से पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इसमें सारे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, लेबर कॉन्ट्रैक्ट कवर्ड है. ओके, कंस्ट्रक्शन, देन security services and keeping goods in cold storage room. इसमें सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में 30,000 का लिमिट है. ग्रैंड टोटल में 1 लाख. हमने 28,000 का कॉन्ट्रैक्ट किया, 40,000 का कॉन्ट्रैक्ट किया, टीडीएस कटेगा. 28,000 का किया, नो टीडीएस, फिर 28 नो टीडीएस, फिर 28 नो टीडीएस, फिर 28. टोटल मिलाकर अब 1 लाख रुपया क्रॉस कर गया. टोटल मिलाकर 1 लाख रुपया क्रॉस कर गया. अब टीडीएस कटेगा. सामने वाला इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1, कंपनी है तो 2. सामने वाला इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1, कंपनी है तो 2. 2 मिनट का समय लीजिए. आई शैल बी वेटिंग फॉर यू. सर क्या करना है? आप 194A जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है वो लॉटरी हॉर्सेस और 194 से रिवाइज कर लीजिए.
सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग को और समय चाहिए, आप क्लास और लंबा समय तक पॉज कर सकते हैं। सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में 30,000 का लिमिट है, ग्रैंड टोटल में 1 लाख का लिमिट है। सपोज 40,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, नो टीडीएस, 28,000 के 4 हो गए, तो जब 1 लाख क्रॉस करा है तब टीडीएस कट जाएगा। सामने वाला इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1, कंपनी है तो 2। ए फॉर एडवर्टीजमेंट, बी फॉर ब्रॉडकास्टिंग, सी फॉर केटरिंग कैरेज। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कवर्ड है। अदर कॉन्ट्रैक्ट्स आई हैव गिवन यू एग्जांपल, और इसमें क्या आ सकता है? मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर सामने वाला सीधा रॉ मटेरियल यूज करके फिनिश गुड्स हैंड ओवर करता है तो टीडीएस नहीं कटेगा। सामने वाला सीधा रॉ मटेरियल यूज करके फिनिश गुड्स हैंड ओवर करता है तो टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन मैंने उसको रॉ मटेरियल दिया, उसने मेरे को फिनिश गुड्स दिया, अगर मेरा रॉ मटेरियल है तो टीडीएस कटेगा, क्योंकि नाउ इट हैज बिकम लेबर कॉन्ट्रैक्ट। इसमें सेल कॉन्ट्रैक्ट कवर नहीं होता है। आज मैंने कहा कि दिस इज द वर्क यू हैव टू डू फॉर मी, सपोज यू सप्लाई मी दीज गुड्स, आप सीधा गुड्स सप्लाई कर दिए, रॉ मटेरियल भी आपका, फिनिश गुड्स सब कुछ आपका, नो टीडीएस। बट अगर रॉ मटेरियल मेरा है और आप लेबर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर रहे हो तब टीडीएस कटेगा। गुड्स कैरेज में अगर आपके पास 10 ट्रक तक है, गुड्स कैरेज में अगर आपके पास 10 ट्रक तक है और आप पैन डिस्क्लोज करते हैं तो टीडीएस नहीं कटेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आपके पास 10 ट्रक तक है तब नेचुरली आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में कवर हो गए होंगे, तो गवर्नमेंट बोल रहा है उस केस में टीडीएस काटने का जरूरत। सारे प्रकार के कमीशन में 15,000 क्रॉस करने से 5% टीडीएस है। सारे प्रकार के कमीशन में 15,000 क्रॉस करने से 5% टीडीएस है। आर यू ओके विद दिस? कमीशन मतलब सामने वाला एजेंट होना जरूरी है। सामने वाला एजेंट होना जरूरी है। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, पेपर में एक बार क्वेश्चन आया, एक आदमी ने ₹1,00,000 का गुड्स डिस्काउंट में यानी 80,000 में खरीद लिया। 80 में खरीद करके मैं ₹1,00,000 में बेच रहा हूं। दैट्स द होल स्टोरी। मैंने गुड्स 80 में खरीदा, ₹1,00,000 में बेचा, कितना टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो टीडीएस, क्योंकि मैं गुड्स खरीद करके बेच रहा हूं। आई एम सेलिंग ऑन ओनरशिप बेसिस। दिस इज नॉट अ कमीशन। कमीशन मतलब सामने वाला एजेंट होना जरूरी है। टू इलस्ट्रेट दिस, एग्जाम्पल 10 चेक करो। मूव कर रहा हूं अहेड। सारे प्रकार के कमीशन में 15,000 रुपया क्रॉस करने पर 5% टीडीएस है। द वेरी टर्म कमीशन वुड देन मीन यू हैव टू बी एन एजेंट। इफ आई आस्क यू, LIC का रुपया एग्जेम्प्ट है कि टैक्सेबल, व्हाट्स योर आंसर? LIC का रुपया डेथ पर हमेशा एग्जेम्प्ट है। LIC का रुपया डेथ पर हमेशा एग्जेम्प्ट है। मैच्योरिटी पर तभी एग्जेम्प्ट है जब प्रीमियम पॉलिसी वैल्यू के 10% से कम हो। LIC का रुपया डेथ पर हमेशा एग्जेम्प्ट है, मैच्योरिटी पर तभी एग्जेम्प्ट है जब प्रीमियम पॉलिसी वैल्यू के 10% से कम हो। आर यू ओके विद दिस?
अगर LIC का रुपया एग्जेम्प्ट है तो बात खत्म हो गया, लेकिन अगर LIC का रुपया टैक्सेबल है और 1 लाख रुपया से ज्यादा है, LIC का रुपया एग्जेम्प्ट है तो नो TDS। LIC का रुपया अगर टैक्सेबल है और 1 लाख रुपया से ज्यादा है तब TDS कटेगा। कितना? 5% ऑफ नेट इनकम। मैं आई रिपीट इट, LIC का रुपया डेथ पे मिलने से हमेशा एग्जेम्प्ट है, मैच्योरिटी पर मिलने से तभी एग्जेम्प्ट होगा अगर प्रीमियम पॉलिसी वैल्यू के 10% से भी कम है। प्रीमियम पॉलिसी वैल्यू के 10% से भी कम है। आर यू ओके विद दिस? अगर LIC का रुपया टैक्सेबल है और 1 लाख रुपया या उससे ज्यादा है, तब TDS कटेगा। 1 लाख प्लस टैक्सेबल होना चाहिए। कितना? 5% ऑफ नेट इनकम। 5% ऑफ नेट इनकम कैन यू डिफाइन? आज तक प्रीमियम पेड है 5 लाख और रुपया हाथ में आया 7 लाख, तो नेट इनकम कितना हुआ? 2 लाख। 7 - 5। आज तक प्रीमियम पेड है 5, हाथ में आया 7, नेट इनकम कितना है? 2 लाख। 2 लाख का 5%। आर वी ओके? 2 लाख का 5%। आर वी ओके? बाहर के जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, बाहर के जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, हम उनको अगर पेमेंट करते हैं, एंटरटेनर्स को पेमेंट करते हैं, कोई बाहर से म्यूजिशियन वगैरह आया, एंटरटेनर्स, उनको पेमेंट किए, देयर इज अ 20% TDS। नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन और एंटरटेनर को पेमेंट करने से देयर इज अ 20% TDS। You have to take time. 16.6, 16.7 हम लोग ने जो डिस्कस किया, कोशिश करिए उसको लर्न करने का। जो घर में देख रहे हैं, पार्ट बाय पार्ट भी देख सकते हैं। से फॉर एग्जांपल डे 1 शुरू से यहां तक लर्न किया, नेक्स्ट डे यहां से और एक हाफ तक लर्न किया। यू कैन डू दैट वे इन दिस चैप्टर। Right now 16.6 and 16.7. सारे प्रकार के कमीशन 15,000 क्रॉस करने पे 5% TDS है। LIC का रुपया 1 लाख और टैक्सेबल होने से नेट इनकम का 5 है। नेट इनकम मींस अमाउंट रिसीव माइनस द टोटल प्रीमियम पेड। बाहर के जो आपके नॉन रेसिडेंट्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन या नॉन रेसिडेंट एंटरटेनर्स, उनको आप जब भी पेमेंट करोगे जितना भी 20% TDS काटना है। बट हियर यू रिमेंबर the rate by default will become 20.8. Now why I am saying this 20.8? Because non-resident को आप जब भी पेमेंट करते हैं 4% HEC has to be added.
नॉन रेसिडेंट को आप जब भी पेमेंट करते हैं 4% HEC हैज टू बी एडेड. आर यू ओके विद दिस? सी देयर इज अ पॉइंट ओवर हियर. रेंट अगर 2,40,000 रुपया क्रॉस कर जाए, लैंड बिल्डिंग का रेंट है तो 10% TDS इज देयर, प्लांट मशीनरी का रेंट है तो 2%. सपोज मेरे को आपको मैंने आपका प्रॉपर्टी रेंट पे लिया और 3 लाख रुपया रेंट दे रहा हूं मैं कितना TDS काटूंगा? 10%. अगर ये बिल्डिंग का रेंट है तो 10, प्लांट मशीनरी भाड़े पे लिया था तो 2%. मैटर डज नॉट एंड ओवर हियर. मेरे को आपका TDS काटना है चाहे आप ओनर हो या ना हो. सपोज मैं 3 लाख का रेंट दे रहा हूं, आपने कहा सर मेरा TDS मत काटिए. मैंने कहा क्यों नहीं काटे? बोले सर मैं ओनर नहीं हूं. मैंने कहा हाउ डज इट मैटर? आप ओनर हो तो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, आप ओनर नहीं है तो इनकम अदर सोर्सेज में जाएगा, टैक्सेबल तो है ही ना. तो रेंट पर 2,40,000 क्रॉस करने पर 10% TDS is there. See, you have to understand GST component पे there is no TDS. Suppose the bill is 3 lakh plus 18% 354. Does not matter. 354 है, मैं आपको 354 है, मैं आपको 3 लाख का ही 10% काटूंगा आपका. GST component पे there is no TDS. This is the rule for the entire chapter. Having said this, they are saying professional or technical or royalty or non-compete fee. प्रोफेशनल में CA, CS, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर ये सब आ जाते हैं. स्पोर्ट्स पर्सन इसी में आते हैं. नो सर, स्पोर्ट्स पर्सन तो आपने कहा यहां पर है. नहीं, नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन यहां पर है, रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन इधर है, रेसिडेंट फिल्म आर्टिस्ट भी इधर है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रोफेशनल, टेक्निकल, रॉयल्टी, नॉन कॉम्पीट फी 30,000 क्रॉस करने पर 10% TDS इज देयर. आर यू ओके? सी और लिखा है, मैं अगर किसी पर्सन को 28,000 प्रोफेशनल फी दूं, उसी आदमी को 28,000 टेक्निकल फी दूं, तो मैं TDS नहीं काटूंगा. पूरे TDS के चैप्टर में द लिमिट इज पर पर्सन. पूरे TDS के चैप्टर में द लिमिट इज पर पर्सन, लेकिन यहां पे लिमिट इज पर पर्सन पर आइटम. तो सेम आदमी को प्रोफेशनल फी दिया, उसी आदमी को टेक्निकल फी दिया, TDS नहीं कटेगा फॉर द सिंपल रीजन कि 30,000 का लिमिट प्रोफेशनल के लिए अलग है, टेक्निकल के लिए अलग है. इट्स रियली इंपॉर्टेंट. आप प्रेसीडिंग पेज लर्न करो, इसको एक बार रीड करो. 16.6 से चालू कर रहे हो, अपने आप को सुनाओ क्या LIC लर्न है, अपने आप को सुनाओ क्या कमीशन, स्पोर्ट्स पर्सन, रेंट लर्न है. जब तक वो लर्न नहीं हो आगे मत बढ़ो.
जब तक प्रेसिडिंग 2 पेजेस लर्न नहीं हो तब तक आगे मत बढ़ो। प्रोफेशनल, टेक्निकल, रॉयल्टी, नॉन कॉम्पिट फी 30,000 क्रॉस करने पे 10 है। टेक्निकल फी में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, द टीडीएस रेट इज 2%। रॉयल्टी जहां पर सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स का है वहां पे भी द रेट इज 2%। फ्यू थिंग्स टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। डायरेक्टर का जो रेमुनरेशन है वो 192 सैलरीज में कवर्ड है, लेकिन डायरेक्टर का बोर्ड मीटिंग फी 194J में आएगा। डायरेक्टर का जो सैलरी है 192 में है, लेकिन डायरेक्टर का बोर्ड मीटिंग फी 194J में आएगा। आर वी ओके विद दिस? सी आई एम टेलिंग यू, म्यूचुअल फंड में 5,000 क्रॉस करने से डिविडेंड हमेशा 10% टीडीएस है। यहां पर कंपनी, नॉन कंपनी, इंडिविजुअल, नॉन इंडिविजुअल बोल के रूल्स नहीं है। यहां ऑलवेज म्यूचुअल फंड का डिविडेंड है, 5,000 क्रॉस करने पे 10% टीडीएस। 193 कवर करता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, which practically would mean it covers interest on bonds, interest on debentures, etc. Interest on bonds, debentures में 10% TDS is there. अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देते हैं अकाउंट पे ही चेक से, तो 5,000 तक देयर इज नो TDS। क्या हो रहा है? यू हैव टू टेल मी। सर, सैलरीज टैक्स लायबिलिटी बाय 12, इनकम सारा, लॉसेज एचपी का, एविडेंस लेना है पेमेंट बेसिस। ईसॉप में, स्टार्टअप में टैक्स डेफर हो सकता है। यू नो, 50,000 रुपया उससे ज्यादा है प्लस टैक्सेबल है 10% टीडीएस। ऑफ कोर्स इफ नो पैन इज देयर 42.74। डिविडेंड इंडिविजुअल शेयर होल्डर के लिए 5 का लिमिट है, बाकी के लिए कोई लिमिट नहीं है। इंटरेस्ट, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स को अगर आप छोड़ दें, रेस्ट ऑफ द इंटरेस्ट बैंक के लिए 40-50 का लिमिट है, हम लोगों के लिए 5। फर्म पार्टनर को दे रहा है, मैं बैंक को दे रहा हूं, देयर इज नो टीडीएस। सेविंग अकाउंट पे भी देयर इज नो टीडीएस। लॉटरी और हॉर्स रेस 10,000 क्रॉस करने पे 30% टीडीएस। सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में 30, ग्रैंड टोटल में ₹1,00,000 का लिमिट है। एडवर्टीजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग, केटरिंग, कैरेज, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये सब इसमें कवर्ड है। कमीशन 15 क्रॉस करने पर 5। LIC 1 लाख और टैक्सेबल होने से नेट इनकम का 5। स्पोर्ट्स पर्सन नॉन रेसिडेंट 20। रेंट ऑफ बिल्डिंग 2,40,000 क्रॉस करने से 10। यू नो, इट वुड जस्ट बी लाइक दिस। प्रोफेशनल, टेक्निकल, रॉयल्टी, नॉन कॉम्पीट फी 30 क्रॉस करने पर 10%, लेकिन बोर्ड मीटिंग फी ऑलवेज 10। ऑफ कोर्स 194J में 2% का भी रेट है, विच यू हैव टू लर्न।
गवर्नमेंट अगर कंपल्सरीली प्रॉपर्टी एक्वायर करता है तो 2.5 लाख रुपया के ऊपर 10% टीडीएस काटेगा। गवर्नमेंट अगर कंपल्सरीली प्रॉपर्टी एक्वायर करता है तो 2.5 लाख रुपया क्रॉस करने पे 10% टीडीएस कटेगा। हम लोग एक दूसरे से प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो 50 लाख रुपया के ऊपर 1% टीडीएस इज देयर। 50 लाख रुपया या उससे ज्यादा होने पर, सपोज यू आर परचेजिंग अ प्रॉपर्टी फ्रॉम समवन, आप सामने वाले को 75 लाख दे रहे हैं, 75 लाख का 1% आपको टीडीएस काटना है। गवर्नमेंट कंपल्सरीली एक्वायर करता है तो यस 2.5 लाख रुपया के ऊपर 10। हम लोग एक दूसरे से एक्वायर करते हैं तो 50 लाख रुपया या ऊपर, उसके ऊपर होने से 1। There are few things you know. नॉर्मली टीडीएस काटने के लिए टैन नंबर होना जरूरी है, लेकिन 194 आईए में टैन नंबर नॉट रिक्वायर्ड। 194 आईए में टैन नंबर नॉट रिक्वायर्ड, आप बिना टैन के भी टीडीएस काट सकते हैं। कंपल्सरी एक्विजिशन में 2.5 के ऊपर 10, एक दूसरे से प्रॉपर्टी खरीदे 50 लाख रुपया या उसके ऊपर 1। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में, जॉइंट डेवलपमेंट ऑलरेडी मैंने कैपिटल गेन्स में बताया था, एक जन का लैंड होता है, दूसरे जन का प्रॉपर्टी होता है, इसमें मॉनेटरी कंसिडरेशन पर 10% टीडीएस है। इसमें मॉनेटरी कंसिडरेशन पर 10% टीडीएस है। आईबी चेक करो। रेंट के 2 सेक्शन क्यों हैं? हम लोग को एक चीज लर्न हो चुका है, कंपल्सरी एक्विजिशन में गवर्नमेंट टीडीएस काट रहा है 2.5 लाख रुपया के ऊपर 10, एक दूसरे से प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो 50 लाख और मोर होने से 1% टीडीएस इज देयर। मैंने कहा दैट्स फाइन। और नॉर्मली टीडीएस काटने के लिए टैन चाहिए, 194 आईए में टैन इज नॉट रिक्वायर्ड। नाउ लेट मी इलैबोरेट दिस। जो इंडिविजुअल एचयूएफ का पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ रुपया से ज्यादा था, वो 194 आई में काटता है। लास्ट ईयर का टर्नओवर अगर आपका 1 करोड़ क्रॉस नहीं किया इंडिविजुअल एचयूएफ का, तो आप आईबी में काटोगे। कंपनी और फर्म, देखो रेंट में वो भी तो था ना, 2,40,000 क्रॉस करने पर 10 और यहां 50 क्रॉस करने पर 5। वॉट इज द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 सेक्शंस ऑफ द रेंट? एक 194 आई, दूसरा आई बी। कंपनी और फर्म 194 आई में काटेगा। इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, वो भी 194 आई में काटेगा। तो फिर आईबी में कौन काटेगा? आईबी में वो इंडिविजुअल एचयूएफ काटेगा जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ ऑब्लिक 50 लाख रुपया से ज्यादा है। क्रॉस नहीं कर रहा है, सॉरी। कंपनी फर्म किस में काट रहा है? 194 आई। इंडिविजुअल एचयूएफ किस में काट रहा है? 194 आई। अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ ऑब्लिक 50 लाख से ज्यादा, बिजनेस का एक, प्रोफेशन का 50, अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख क्रॉस नहीं किया तो आप आईबी में काटोगे। ठीक है, 2 चेक करना, केवल 2 चेक करना है।
जिस इंडिविजुअल एचयूएफ का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है वो 194 आई में काट रहा है, और जिसका टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस नहीं किया वो आईबी में काट रहा है. इफ आई आस्क यू सैलराइड पर्सन किस में टीडीएस काटेंगे? ऑलवेज आईबी, क्योंकि उनका बिजनेस का टर्नओवर तो 1 करोड़ क्रॉस करेगा ही नहीं. दे आर नॉट इनटू बिजनेस. यहां साल भर का 2,40,000 क्रॉस करने से 10% है, यहां मंथली 50,000 क्रॉस करने से 5% है. यहां टैन रिक्वायर्ड है, 5 इज नॉट नेसेसरी. यहां टैन रिक्वायर्ड नहीं है. आईबी में बिना टैन के भी आप टीडीएस काट सकते हैं. आई ओके? यहां टीडीएस कटता है पेमेंट क्रेडिट विच इज अर्लियर, यहां साल के लास्ट मंथ में टीडीएस कट रहा है. द बेस्ट थिंग इज इफ यू कैन जस्ट चेक द डिफरेंस हियर, आपका 194 आई और आईबी कवर हो जाता है. मेन डिफरेंस क्या है? इंडिविजुअल एचयूएफ का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा तो यहां नहीं तो यहां. यहां 240 क्रॉस करने पर 10, यहां 50 क्रॉस करने पर 5. यहां टैन रिक्वायर्ड है, यहां टैन रिक्वायर्ड. पेमेंट क्रेडिट विच इज अर्लियर, यहां प्रीवियस ईयर के लास्ट मंथ में 194M. अगर इंडिविजुअल एचयूएफ का लास्ट ईयर का टर्नओवर, इंडिविजुअल एचयूएफ का लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ रुपया से ज्यादा है, तो वो टीडीएस काटेंगे सी, एच और जे में. सी, एच और जे में. सी है कॉन्ट्रैक्ट, एच है कमीशन, जे है प्रोफेशनल. सी कॉन्ट्रैक्ट है, एच कमीशन है, जे प्रोफेशनल है. लेकिन लास्ट ईयर का टर्नओवर अगर आपका 1 करोड़ से क्रॉस नहीं किया है, तब आप 194M में काटेंगे टीडीएस. कितना सर? 50 लाख क्रॉस करने पर 5. 50 लाख क्रॉस करने पर 5. मैं एलैबोरेट करूंगा. अपने आप को पूछो, क्या मेरे को 194 LA, IA, IC याद है क्या? क्या मेरे को 194 I और IB याद है क्या? जब तक लास्ट 2-3 पेज लर्न नहीं हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो. घर में भी जो देख रहे हैं, जब तक लास्ट 2-3 पन्ना लर्न नहीं हो, आप आगे मत बढ़ना. आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल. Please learn last 2-3 pages. I'm waiting for you all.
कंपल्सरी एक्विजिशन में 2.5 लाख क्रॉस करने पर 10, एक दूसरे से खरीदे 50 क्रॉस करने पे 1। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में ऑलवेज 10% टीडीएस इज देयर। 2,40,000 क्रॉस करने पर 10, 50 क्रॉस करने पर 5। लेकिन मेन इशू क्या है, यहां वो इंडिविजुअल एचयूएफ काटता है जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1,50,00,000 से ज्यादा है। यहां वो इंडिविजुअल एचयूएफ काटता है जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1,50,00,000 क्रॉस नहीं किया। आर यू ओके विद दिस? अगर बिजनेस पेमेंट है और टर्नओवर भी लास्ट ईयर का 1 करोड़ रुपया या 50 लाख से ज्यादा है तो 194 CH और J में कटेगा। यहां आप तब टीडीएस काट रहे हो जब पर्सनल पेमेंट हो। सी और जे क्या होता है, बिजनेस पेमेंट्स पे अट्रैक्ट होता है। सी और जे पर्सनल पेमेंट्स पे कभी अट्रैक्ट भी नहीं होते हैं। तो अगर हम किसी को पर्सनल पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तब 194M में अप्लाई, अगर ये लिमिट क्रॉस किया तो। अगर हम बिजनेस पेमेंट कर रहे हैं लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ का लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ रुपया क्रॉस नहीं कर रहा है, तब भी 194M एप्लीकेबल है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। दिस सेक्शन विल अप्लाई फॉर पर्सनल पेमेंट्स। या जब, और इन अदर वर्ड्स आई एम टेलिंग यू, सी एच और जे ये सब कब अट्रैक्ट होता है? सी एच जे ये सब अट्रैक्ट होते हैं जब बिजनेस पेमेंट हो और आपका टर्नओवर भी 1 करोड़ से ज्यादा हो। सी एच और जे अट्रैक्ट होता है जब बिजनेस पेमेंट हो और टर्नओवर भी 1 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा हो। अगर टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तो एम एप्लीकेबल है, या बिजनेस पेमेंट नहीं है तो भी एम एप्लीकेबल है। एम कब अप्लाई होता है? जब पेमेंट 50 लाख क्रॉस करेगा 5% टीडीएस। पहले देख लेना सी एच और जे एप्लीकेबल है क्या। सी एच और जे एप्लीकेबल है तो वही अट्रैक्ट होगा। जब सी एच और जे एप्लीकेबल नहीं है तब एम अप्लाइज। जब सी एच और जे एप्लीकेबल नहीं है तब एम एप्लीकेबल है। सी एच और जे के 2 कंडीशन है, बिजनेस पेमेंट भी हो और टर्नओवर भी 1 करोड़ से ज्यादा हो। सपोज सर टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, एम। सपोज सर पर्सनल पेमेंट है, एम। एम में 50 लाख क्रॉस करने पर 5% टीडीएस है। एक चीज ध्यान रखेंगे, जिस समय मैं ये सम करवा रहा था, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट फॉर रेसिडेंशियल हाउस, एक तो देख लेते हैं एग्जांपल। ये जस्ट वो ऑब्जर्व, दिस इज इन रिविजनरी टेस्ट पेपर 2। जस्ट ऑब्जर्व फ्रॉम हियर, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट 5 लाख रुपया क्रॉस कर रहा है, 5 लाख रुपया है, रेसिडेंशियल हाउस है। क्या ये बिजनेस पेमेंट है? नहीं, रेसिडेंशियल है ना। सी एच और जे का कंडीशन क्या है? बिजनेस पेमेंट भी हो, टर्नओवर भी 1 करोड़ से ज्यादा हो। टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन क्या ये बिजनेस पेमेंट है? नहीं, ये क्या है? पर्सनल। तो सी एच और जे एप्लीकेबल नहीं होगा। सी एच और जे के लिए बिजनेस भी हो और 1 करोड़ से ज्यादा भी हो। मैं पूछ रहा हूं क्या टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है? हाँ है सर। क्या बिजनेस पेमेंट है? नहीं सर, ये तो पर्सनल है। पर्सनल है तो सी एच और जे अट्रैक्ट नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट है तो सी एप्लीकेबल हो सकता है, सी एप्लीकेबल नहीं होगा। एम एप्लीकेबल हो सकता है, एम हो सकता है, लेकिन इसलिए नहीं होगा क्योंकि पेमेंट 50 लाख रुपया क्रॉस नहीं कर रहा है। एम इसलिए अट्रैक्ट नहीं होगा इसलिए क्योंकि पेमेंट 50 लाख रुपया क्रॉस नहीं कर रहा है। यहां देयर शैल बी नो टीडीएस। सी एच और जे, सी अट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बिजनेस पेमेंट नहीं है। एम अट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 50 लाख रुपया क्रॉस नहीं कर रहा है। ठीक है ना, इसको हिसाब से अपडेट कर लीजिएगा। एक बार इसको रिवीजन करके 194N चेक करना है। 194N
अगर आप बैंक से एक साल में 1 करोड़ रुपया से ज्यादा कैश विड्रॉ करते हैं तो बैंक 2% टीडीएस काटेगा. व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज, नॉर्मली टीडीएस पूरे अमाउंट पर है, लेकिन इस सेक्शन में एक्सेस अमाउंट पर है. विच वुड मीन अब अगर आप बैंक से 1 करोड़ 2 लाख विड्रॉ करते हैं तो 2 लाख का 2% है. ठीक है. लेकिन जिन्होंने लास्ट 3 सालों का रिटर्न फाइल नहीं किया, जिन्होंने लास्ट 3 सालों का रिटर्न फाइल नहीं किया, उन लोगों के लिए 20 लाख रुपया के ऊपर चालू हो जाता है 2%. 1 करोड़ के ऊपर 5%. आई रिपीट दिस, बैंक से अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं 1 करोड़ के ऊपर तो 2% टीडीएस है. सपोज 1 करोड़ 5 लाख विड्रॉ किए तो 5 लाख के ऊपर 2. 20 लाख तक टीडीएस नहीं है. 20 लाख से 1 करोड़ 2%, 1 करोड़ के ऊपर 5%. कैन आई प्रोसीड अहेड? ये उन लोगों के लिए जिन्होंने लास्ट 3 साल का रिटर्न फाइल नहीं किया. ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू आप सेल कर रहे हैं. ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू आप सेल कर रहे हैं. वेन एवर यू आर सेलिंग गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर आपका 1% टीडीएस काटेगा. इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 5 लाख का लिमिट है, 5 लाख के ऊपर होने से टीडीएस है, रेस्ट के लिए कोई लिमिट नहीं है. आपने अमेजन के थ्रू गुड्स सेल किया, अमेजन जब भी आपको पेमेंट करेगा तो 1% टीडीएस काट के करेगा. एंड ऑफ कोर्स अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ के फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं तो 5 लाख रुपया के ऊपर क्रॉस करने पे 1 है, अदरवाइज इट्स ऑलवेज 1%. अगर अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो टीडीएस के फॉर्मेलिटीज क्या है? टीडीएस के फॉर्मेलिटीज ये है, कंपनी फर्म हमेशा टीडीएस काटता है. कंपनी फर्म हमेशा टीडीएस काटता है. इंडिविजुअल एचयूएफ तभी टीडीएस काटता है जब लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ ऑब्लिक 50 लाख से ज्यादा हो. कंपनी फर्म हमेशा टीडीएस काटता है. इंडिविजुअल एचयूएफ तभी टीडीएस काटता है जब लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा है. फॉर दीज सेक्शंस, बाकी सेक्शन में इंडिविजुअल एचयूएफ भी हमेशा टीडीएस काटेगा. टीडीएस कौन काटता है? सर कंपनी फर्म हमेशा, इंडिविजुअल एचयूएफ हमेशा. लेकिन इन सेक्शन में कब काटेगा? जब लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ ऑब्लिक 50 लाख से ज्यादा हो. इन सेक्शंस के लिए ये रूल है. टैन लेना जरूरी है. आईबीएम में, आईबीएम याद है? आईबीएम तो ग्रेट, आईबीएम याद है? आईए क्या है? आईए है अगर हम लोग एक दूसरे से प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो 50 लाख रुपया के ऊपर 1%, रेंट 50 या क्रॉस करने पर 5%, एम 50 लाख क्रॉस करने पर 5. इसमें 50 लाख है, इसमें भी 50 लाख है, इसमें 50,000 है. आई ओके? याद रख लीजिएगा, कंपनी है ना आईबीएम, उसको याद रख लीजिएगा. सेक्शन नंबर टीडीएस में याद रखना है, देयर इज नो ऑप्शन. आप मेरा वीडियोस भी है ना पार्ट बाय पार्ट देख लो. मैं सबको बोलता हूं, घर में जो देख रहे हैं उनको ही बोलता हूं, एक दिन देख लो थोड़ा सा, उतना लर्न कर लो, फिर नेक्स्ट डे उतना कर लो. टीडीएस के बिना आप नहीं काम कर सकते हो. इन प्रैक्टिकल फील्ड आप टीडीएस के बिना काम कर ही नहीं सकते हो. थ्योरी है, लंबा थ्योरी है, इसमें कोई उपाय नहीं है. ठीक है ना? जो चीज आपको करना है वो करना ही होगा एग्जाम्स के लिए. प्रैक्टिकल लाइफ के लिए जो करना है वो करना ही होगा. हैव अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन फॉर दैट. सब स्टूडेंट्स करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? हमेशा ऐसा रखना है. एमएनसी एंड आईबीएम, हाँ याद रख लेना. आईटी कंपनी आईबीएम को, आईबीएम में टीडीएस टैन का दरकार नहीं है. आईबीएम को टैन का दरकार नहीं है. इसमें सब में 50,000 या 50 लाख इजी हिसाब से. इसमें 50 लाख क्रॉस करने पर 1, 50,000 क्रॉस करने पर 5, 50 लाख क्रॉस करने पर 5. इनमें टैन का रिक्वायरमेंट नहीं है. टीडीएस नॉर्मली हम काटते हैं कैश एक्रूअल विच ईयर इज अर्लियर.
टीडीएस नॉर्मली हम काटते हैं कैश एक्रूअल विच ईयर इज अर्लियर, लेकिन सैलरी, लॉटरी, हॉर्स रेस, सैलरी, लॉटरी, हॉर्स रेस, बैंक से 1 करोड़ रुपया के ऊपर विड्रॉ करना, कंपलसरी एक्विजिशन, इन सब में टीडीएस कैश बेसिस पर है। इन सब में टीडीएस कैश बेसिस पर है। टीडीएस का मेथड ऑफ अकाउंटिंग है कैश एक्रूअल विच ईयर इज अर्लियर। लेकिन कुछ एक केसेस में कैश बेसिस होता है, सैलरी, लॉटरी, हॉर्स रेस, कंपलसरी एक्विजिशन, कैश पेमेंट से 1 करोड़ रुपया से ज्यादा विड्रॉ किए, ये सब में टीडीएस कैश बेसिस पर है। टीडीएस हम लोग जमा करते हैं अगले महीने के 7 तारीख को, और मार्च के का टीडीएस 30 अप्रैल को। टीडीएस हम लोग अगले महीने के 7 तारीख को जमा करते हैं, मार्च का 30 अप्रैल को। जहां जहां दरकार पड़े क्लासेस पॉज कर लीजिएगा, कोई हर्जा नहीं है। क्वार्टर से 1 महीना तक टीडीएस का रिटर्न लगेगा, मार्च क्वार्टर के लिए 2 महीना। आई एम आस्किंग यू व्हाट्स हैपनिंग दीज 2 पेजेस। कंपनी फर्म कब टीडीएस काट रहा है? ऑलवेज। इंडिविजुअल एचयूएफ कब काट रहा है? ऑलवेज। लेकिन 5 आइटम के लिए इंडिविजुअल एचयूएफ तब टीडीएस काट रहा है जब उसका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ ऑब्लिक प्रोफेशन का टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा हो। पैन नंबर आपको जरूरी है, पैन नंबर आपको जरूरी है, आईबीएम में जरूरी नहीं है। आईटी कंपनी है, आईबीएम का नाम याद रख लीजिएगा। उसके बाद यू जस्ट रिमेंबर दिस, टीडीएस में हम लोग कैश बेसिस अप्लाई करते हैं फॉर सैलरी, लॉटरी, हॉर्स रेस, एलआईपी एटसेट्रा। बाद बाकी में कैश एक्रूअल विच इज अर्लियर है। टीडीएस कब काटना है? कहीं कैश एक्रूअल विच इज अर्लियर। नहीं काटा टीडीएस तो 1% इंटरेस्ट। टीडीएस टाइम से नहीं काटा तो 1% इंटरेस्ट पर मंथ, पार्ट ऑफ द मंथ। सर काट तो लिया, जमा कब करना है? अगले महीने का 7 तारीख, मार्च का 30 अप्रैल। सर जमा नहीं किया टाइम से, 1.5% इंटरेस्ट पर मंथ, पार्ट ऑफ द मंथ। टीडीएस नहीं काटा तो 1%, काटा लेकिन जमा नहीं किया तो 1.5। क्वार्टरली नहीं रिटर्न नहीं लगाया तो 200 रुपया पर डे ऑफ डीले और अमाउंट ऑफ टीडीएस विच इज लोअर। 200 रुपया पर डे ऑफ डीले और अमाउंट ऑफ टीडीएस विच इज लोअर। आप टीडीएस नहीं काट रहे हैं ना, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट ले लीजिए कि हमने तो टीडीएस नहीं काटा, सामने वाले ने जमा कर दिया, तब फिर आपको एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। मैंने आपका टीडीएस नहीं काटा, 3 चीज याद रखिएगा, टीडीएस कहीं कैश है, कहीं कैश एक्रूअल विच इज अर्लियर है, मतलब क्रेडिट पेमेंट विच इज अर्लियर है। टीडीएस नहीं काटने पे 1% है, काट लिया लेकिन जमा नहीं किया गवर्नमेंट के पास, 1.5% इंटरेस्ट। और क्वार्टरली रिटर्न नहीं लगाया तो 200 पर डे ऑफ डीले और अमाउंट ऑफ टीडीएस विच इज लोअर। ये डिडक्टी के फॉर्मेलिटीज थे। डिडक्टी का पहला फॉर्मेलिटी क्या है? वो अपना पैन नंबर देगा। डिडक्टी अपना पैन नंबर नहीं देता है तो टीडीएस का रेट होता है एक्चुअल अमाउंट और 20% विच एवर इज हायर। टीडीएस का रेट होता है एक्चुअल रेट और 20% विच एवर इज हायर। मेरे को आपका टीडीएस काटना है, आपने अपना पैन नंबर मेरे को नहीं दिया, आपने अपना पैन नंबर मेरे को नहीं दिया, तो एक्चुअल रेट और 20% विच एवर इज हायर। खाली 194 ओ और क्यू में एक्चुअल रेट ऑफ 5% विच एवर इज हायर है। दिस यू कैन नॉट फॉरगेट।
ओ हो गया ई कॉमर्स ऑपरेटर, क्यू अभी आएगा। क्यू अभी आएगा। पैन नहीं फर्निश करने पर एक्चुअल रेट ऑफ 20% विच इज हाइयर। ओ और क्यू में एक्चुअल रेट ऑफ 5% विच इज हाइयर। ठीक है, एक बार इसको पढ़ो। डिडक्टी परमानेंट अकाउंट नंबर फर्निश करेगा, नहीं करने पर एक्चुअल रेट 20% विच इज हाइयर। ओ और क्यू में एक्चुअल रेट 5% विच इज हाइयर। आप असेसिंग ऑफिसर को अप्लाई करके अपना टीडीएस का रेट कम करवा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आपका ज्यादा टीडीएस कट रहा है, ह्यूज रिफंड आ रहा है, आप एओ को अप्लाई करके टीडीएस का रेट कम करा सकते हैं। सामने वाला जब आपको एलआईसी का पेमेंट कर रहा है, 194I का पेमेंट कर रहा है, इंश्योरेंस कमीशन का कर रहा है, पीएफ का कर रहा है, सामने वाला आपको एलआईसी का पेमेंट कर रहा है, 194I का पेमेंट कर रहा है, इंश्योरेंस कमीशन का पेमेंट कर रहा है, पीएफ का पेमेंट कर रहा है, क्या होगा? उस केस में हम सामने वाले को फॉर्म 15G 15H फर्निश कर सकते हैं। उस केस में हम सामने वाले को 15G और 15H फर्निश कर सकते हैं और बोल सकते हैं हमारा टीडीएस मत काटो, हमारा इनकम 2,50,000 रुपया से कम है। एक है 197, एक है 197A। 197 में आप असेसिंग ऑफिसर को बोल के रेट ऑफ टीडीएस कम करवाते हो। 197A में आप एओ के पास नहीं जाते हो, आप सामने वाले को बोलते हो मेरा टीडीएस मत काटो, मेरा इनकम 2.5 लाख से कम है। सामने वाले को कैसे बोलते हो? फॉर्म 15G और H फर्निश करके। नॉर्मली G सबमिट होता है, सीनियर सिटीजन H सबमिट करता है। तो डिडक्टी के पास हमेशा ऑप्शन है, या एओ के पास जाकर अपना रेट कम करवा ले, या सामने वाले को बोलकर भी अपना रेट कम करवा ले। ये ओके? इस साल 2-3 सेक्शन नए आए हैं। एक सीनियर सिटीजन है जिनका एज 75 इयर्स या उससे ज्यादा है, 16.25। एक सीनियर सिटीजन है जिनका एज 75 इयर्स या उससे ज्यादा है, उनके सिर्फ 2 इनकम है, बैंक इंटरेस्ट और पेंशन इनकम। उनका सिर्फ 2 इनकम है, बैंक इंटरेस्ट और पेंशन इनकम। बैंक क्या करेगा? उनका उतना टीडीएस काटेगा जितना टैक्स लाइबिलिटी है। बैंक उनका उतना टीडीएस काटेगा जितना उनका टैक्स लाइबिलिटी है। ऐसा करने पर इनको रिटर्न फाइल नहीं करना होगा। सीनियर सिटीजन के केवल 2 इनकम है, बैंक इंटरेस्ट एंड पेंशन इनकम। बैंक इंटरेस्ट और पेंशन इनकम। 75 इयर्स का एज है, उस सीनियर सिटीजन का बात करें जिनका 75 का एज है, बैंक इंटरेस्ट और पेंशन इनकम है।
उतना टीडीएस काटेंगे, बैंक उतना टीडीएस काटेगा जितना उसका टैक्स लाइबिलिटी है। आर यू ओके? और ऐसा करने पर आपको रिटर्न नहीं लगाना। 194Q वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। आप एक बायर हैं जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ रुपया से ज्यादा है बिजनेस का। ये बिजनेस पर है, प्रोफेशन पर एप्लीकेबल नहीं है। आप एक बायर हैं जिनका लास्ट ईयर का बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। जब आप सामने वाले से गुड्स खरीदेंगे 50 लाख रुपया से ज्यादा, सामने वाले से आप गुड्स खरीदेंगे 50 लाख रुपया से ज्यादा, तो आप 0.1% टीडीएस काटेंगे। फिर एक बात को समझ लें सब लोग, इस सेक्शन में भी एक्सेस अमाउंट पर टीडीएस है। टीडीएस हमेशा ग्रॉस अमाउंट पर होता है। केवल 2 केस में टीडीएस एक्सेस अमाउंट पे है, परचेज एंड कैश विड्रॉवल। परचेज एंड कैश विड्रॉवल, इन दोनों केसेस में टीडीएस एक्सेस अमाउंट पर है। बैंक इंटरेस्ट, पेंशन इनकम, आपके 2 इनकम हैं। आप 75 इयर्स प्लस हैं, बैंक आपका उतना टीडीएस काटेगा जितना टैक्स लायबिलिटी है, तो आपको रिटर्न नहीं लगाना है। बायर का टर्नओवर लास्ट ईयर का 10 करोड़ से ज्यादा है, मैं 50 लाख से ज्यादा का गुड्स परचेज कर रहा हूं, एक्सेस अमाउंट पर 0.1% टीडीएस। इसको रिलेटेड कुछ सर्कुलर्स हैं, कुछ डिस्कशंस हैं, क्लैरिफिकेशंस हैं जो कॉपी में लिखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस टर्म का, आप देख कर जाइएगा। मैं बोल रहा हूं 194Q देख कर जाइएगा। कॉपी में मैंने बताया है कि जब टीसीएस में भी ऐसा सिमिलर सेक्शन है, तो मैंने वहां कॉपी में लिखाया हुआ है कि जहां टीडीएस टीसीएस दोनों एप्लीकेबल होता है वहां टीडीएस अप्लाई करना है। ऐसे करके काफी पॉइंट्स लिखाए हुए हैं, प्लीज उसको चेक कर लीजिएगा। एक इंडिविजुअल का टीडीएस 50,000 रुपया से ज्यादा है, 50,000 या उससे ज्यादा है, और उसने लास्ट 2 साल का रिटर्न नहीं लगाया है। आप एक एसएससी है, लास्ट 2 साल का रिटर्न भी नहीं लगाए, और लास्ट 2 साल का रिटर्न भी नहीं लगाए, और टीडीएस भी 50,000 रुपया या उससे ज्यादा है। मेरे को कैसे पता चलेगा मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूं? मेरे को कैसे पता चलेगा कि लास्ट ईयर का, लास्ट 2 साल का आप रिटर्न लगाए कि नहीं, टीडीएस 50,000 से ज्यादा है कि नहीं? तो गवर्नमेंट के पोर्टल में, वेबसाइट में लिंक है, उसको क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। सपोज मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं, व्हाट आई विल डू इज, मैं गवर्नमेंट के वेबसाइट के लिंक में चेक करूंगा, आपका परमानेंट अकाउंट नंबर डालूंगा, आपका पैन डाल के मैं चेक करूंगा क्या आपने लास्ट 2 साल का रिटर्न नहीं लगाया है, और टीडीएस भी आपका 50,000 से ज्यादा है। इफ द आंसर इज यस, तो मैं आपका टीडीएस काटूंगा एक्चुअल रेट या 5% विचर इज हायर। जिस पर्सन का बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ रुपया से ज्यादा है, बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ रुपया से ज्यादा है, वो अगर किसी से 50 लाख से ज्यादा का गुड्स परचेज करता है तो एक्सेस अमाउंट पर 0.1% टीडीएस है। दूसरा बात, मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं, आपने लास्ट 2 साल रिटर्न नहीं लगाया। मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं, आपने लास्ट 2 साल रिटर्न नहीं लगाया, और टीडीएस भी 50,000 रुपया या उससे ज्यादा है, टीडीएस भी 50,000 रुपया या उससे ज्यादा है। सो आई एम मेकिंग यू पेमेंट, 2 साल का रिटर्न नहीं लगाए, टीडीएस भी 50,000 रुपया से ज्यादा है, विच आई कैन चेक ऑन द पोर्टल। तो मैं टीडीएस काटूंगा आपका ट्वाइस द एक्चुअल रेट या 5% विचर इज हायर। मैं आपका टीडीएस काटूंगा ट्वाइस द एक्चुअल रेट ऑफ 5% विचर इज हायर।
ठीक है। अब आप एक ऐसे पर्सन है जिसने मेरे को पैन भी डिस्क्लोज नहीं किया और लास्ट 2 साल का रिटर्न भी नहीं लगाए। पैन डिस्क्लोज नहीं किया तो एक्चुअल रेट ऑफ 20% विच इज हाइयर। लास्ट 2 साल का रिटर्न नहीं लगाए तो ट्वाइस द एक्चुअल रेट ऑफ 5% विच इज हाइयर। तो मैं कौन सा टीडीएस काटूं? दोनों में से जो हाइयर हो, दोनों में से जो हाइयर हो। इनको आप कॉपीज में चेक कर लीजिएगा। We have discussed it elaborately. TDS is one chapter. Often it does not act as a revision. अगर लंबा समय हो गया है, जो घर में भी देख रहे हैं, जो यहां पे भी कर रहे हैं, sometimes it acts as a fresh learning. No problem. It's a very important chapter. It's a very important chapter. आपके पास बैकअप घर में है, आप इस क्लास का आप 2 बार सुन लो, कॉपी भी संग संग में पलटो, याद आ जाएगा। बायर क्या करेगा? बायर क्या करेगा डियर? अगर उसका टर्नओवर बिजनेस का 10 करोड़ से ज्यादा है, वो 0.1% टीडीएस काटेगा 50 लाख रुपया के ऊपर एक्सेस अमाउंट पर। नॉट ओनली दिस, अगर आप पैन फर्निश नहीं करते हैं तो एक्चुअल रेट ऑफ 20% विच इज हायर। लास्ट 2 साल का रिटर्न नहीं लगाते तो ट्वाइस द एक्चुअल रेट ऑफ 5% विच इज हायर। अल्टीमेटली दोनों प्रोविजन अप्लाई होगा तो दोनों में से विच एवर इज हाई। नाउ यू सी, टीडीएस वो आदमी काटता है जो पेमेंट करता है। टीसीएस रिवर्स है, ये वो आदमी कलेक्ट करेगा जो आपको गुड्स सेल कर रहा है, जो आपको गुड सेल कर रहा है। कोई पर्सन आपको अल्कोहलिक लिकर बेच रहा है, स्क्रैप, टिम्बर, टेंडू लीव्स बेच रहा है, पार्किंग लॉट लीज पे दे रहा है, आप उसको 1 लाख पेमेंट कर रहे हो तो वो बोलेगा, सपोज वी कंसिडर 1% रेट, वो बोलेगा मेरे को 1,01,000 दो। बोला 1,01,000 कैसे? बोला मैं तुमसे 1% टैक्स कलेक्ट करूंगा। टैक्स लाइबिलिटी के समय जो फाइनल टैक्स लाइबिलिटी आता है उससे एडवांस टैक्स लेस होता है, टीडीएस लेस होता है, टीसीएस भी लेस होता है। टू गेट द नेट पेएबल और रिफंडेबल, तो टीसीएस में डबल टैक्सेशन नहीं है, हमको इसका बाद में टैक्स लाइबिलिटी से क्रेडिट मिल जाता है। नॉर्मली क्या है, टीडीएस में कैश एक्रूअल विच इज अर्लियर, टीसीएस में भी कैश एक्रूअल विच इज अर्लियर है। आप अगर अल्कोहलिक लिकर किसी को पर्सनल कंजम्पशन के लिए सेल कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेल कर रहे हैं, तो आप टीसीएस नहीं करेंगे। जब आप ट्रेडर को सेल करते हो तो आप टैक्स कलेक्ट करते हो। अल्कोहल पे 1, टिम्बर पे 2.5, टेंडू लीव्स पे 5। मोटर व्हीकल में लेकिन कैश बेसिस पर ही टीसीएस है। मोटर व्हीकल में कैश बेसिस पे ही टीसीएस है 10 लाख क्रॉस करने पर। नॉर्मली टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है बिजनेस के सेल में, लेकिन मोटर व्हीकल में पर्सनल पर्पस के लिए किसी को, फाइनल यूज के लिए किसी को सेल करते हो, जो अपने लिए खरीद रहा है, उस केस में टीसीएस है। जैसे आप गए 12 लाख का गाड़ी खरीदे, डीलर आपसे 12 लाख पे 1% टैक्स कलेक्ट करेगा। डीलर आपसे 12 लाख पर 1% टैक्स कलेक्ट करेगा। लिबरलाइज स्कीम में आप 7 लाख रुपया के ऊपर फॉरेन कंट्री में रेमिटेंस कर रहे हैं। अब आरबीआई का एलआरएस स्कीम है, आप एलआरएस स्कीम में 7 लाख रुपया से बेसी भेज रहे हैं फॉरेन कंट्री में, एक्सेस अमाउंट पर जो आपका ऑथोराइज डीलर है, बैंक है, वो 5% टैक्स कलेक्ट करेगा। लेकिन एजुकेशन के लिए तो 5 के जगह 0.5 होगा। ठीक है।
आप फॉरेन कंट्री में जा रहे थे, आपने पैकेज टूर खरीदा, 5% वो आपसे टैक्स कलेक्ट करे। आप फॉरेन कंट्री में जा रहे थे, पैकेज टूर आपने लिया, सामने वाला 5% आपसे टैक्स कलेक्ट करेगा। इन सब ऊपर वाले सेक्शन में क्या है? पेमेंट जब जिस समय रुपया रिसीव कर रहे हैं या डेबिट कर रहे हैं, विच इज अर्लियर, और ट्रेडर से कलेक्ट कर रहे हैं। मोटर व्हीकल में कैश बेसिस पर है और फाइनल बायर से है। पैकेज टूर और एलास के स्कीम में 5% टीसीएस है। अगर हम गुड्स किसी को सेल करते हैं, 2061H समझ ले, कोई सेलर है, उस सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, लास्ट ईयर का टर्नओवर बिजनेस का 10 करोड़ से ज्यादा है। अब वो किसी को सेल करेगा ना गुड्स, बायर को 50 लाख से ज्यादा, तो एक्सेस अमाउंट पर 0.1% टीसीएस करेगा। समझे एक बार, बायर का टर्नओवर लास्ट ईयर का 10 करोड़ से ज्यादा है तो 194 क्यू में टीडीएस काट रहा है। सेलर का टर्नओवर लास्ट ईयर का 10 करोड़ से ज्यादा है तो 2061H में वो टीसीएस कर रहा है। दोनों में 50 लाख रुपया के ऊपर 0.1 है। बायर और सेलर जब दोनों का टर्नओवर क्रॉस कर जाए 10 करोड़ के ऊपर तो टीडीएस एप्लीकेबल होगा, टीसीएस नहीं। आर यू ओके विद दिस? टीसीएस के कुछ नियम हैं, तो एक बात याद रखना, ये सब जनरल है। अल्कोहल में 1, टिम्बर में 2.5, टेंडुलीज में 5, ये सब ट्रेडर से है। फिर पर्सनल पर्पस के लिए या एंड बायर है, वो खरीद रहा है 10 लाख रुपया के ऊपर, मोटर कार में आप टीसीएस कर रहे हो। पैकेज टूर और एलआरसी में, एलआरएस में, इसमें आप फॉरेन कंट्री में रुपया भेजते हो, 5% है। सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ क्रॉस कर रहा है तो वो बायर से टैक्स कलेक्ट कर रहा है 50 लाख रुपया के ऊपर 0.1, यहां रिसिट बेसिस है। बायर का टर्नओवर ज्यादा है तो वो टीडीएस काट रहा है, लेकिन दोनों एप्लीकेबल हो गया तो टीडीएस विल अप्लाई। टीसीएस के फॉर्मेलिटीज इस प्रकार के हैं, यहां पे भी टैन नंबर चाहिए, चाहे टीडीएस काटो चाहे टीसीएस कलेक्ट करो, टैन नंबर चाहिए। इसका ड्यू डेट है अगले महीने का 7 तारीख। टीडीएस में 2 ड्यू डेट होते हैं, अगले महीने का 7 मार्च का 30 अप्रैल। टीसीएस में एक ही ड्यू डेट है, अगले महीने का 7 तारीख। टीसीएस में एक ही ड्यू डेट है, अगले महीने का 7 तारीख। वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/1.5 है। टीडीएस नहीं काटे तो 1, जमा नहीं किए तो 1.5, यहां ऑलवेज 1। क्या हो रहा है फिर से बताओ? दोनों में टैन नंबर चाहिए, वहां अगले महीने का 7 मार्च का 30, यहां अगले महीने का 7। वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/1.5, यहां नहीं काटा तो भी 1, कलेक्ट नहीं किया, जमा नहीं किया तो भी 1। वहां क्वार्टर से 1 महीना रिटर्न का ड्यू डेट है, मार्च के लिए 2, यहां क्वार्टर से 15, मार्च के लिए 1.5 महीना। पैन नंबर डिस्क्लोज नहीं करने से यहां पर भी नियम है, ट्वाइस द एक्चुअल रेट, 5% विचर इज हायर। वहां था एक्चुअल और 20 विचर इज हायर, यहां ट्वाइस और 5% विचर इज हायर। तो इस प्रकार से आप इस पेज को लर्न कर लोगे। टीडीएस टीसीएस फॉर्मेलिटीज को, पहले टीडीएस का फॉर्मेलिटी देख लिया, फिर टीसीएस का देख लिया, तो दोनों लर्न हो जाएंगे। आई ओके विद इट? थैंक यू ऑल ऑफ यू।